हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल तक हम जो पढ़ चुके थे, कल तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने कल सिकंदर का आक्रमण बाय स्टोरी लाइन से हमने चीज़ों को समझा था और साथ ही साथ में कल हमने नंद वंश को ख़त्म कर लिया था। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम मौर्य वंश, और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ये कल की स्टोरी में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, कल की जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे उस स्टोरी में हमने दो व्यक्तियों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था और समझने की कोशिश की थी, जिसमें से एक व्यक्ति थे चाणक्य और दूसरे जो थे वो है सिकंदर। तो आज हम इनके बारे में हल्का डिटेलिंग करके पढ़ेंगे जिससे ये टॉपिक खत्म हो जाए और कभी भी इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बने तो हमें वो चीज़ बने। ठीक है, देखिए, सबसे पहले सिकंदर की बात की जाती है तो सिकंदर का जन्म कहाँ पर हुआ और कब हुआ। तो 356 बीसी में सिकंदर का जन्म जो है वो मकदूनिया मैसेडोनिया में हुआ था। मकदूनिया या मैसेडोनिया यूनान का क्षेत्र है ये। यहाँ पर सिकंदर का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम फिलिप्स द्वितीय था। साथ ही साथ में गुरु की बात की जाए तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना था। इनके घोड़े का नाम बुकाफेला या बउकेफेला था। इनका मूल नाम अलेक्जेंडर था। इनका युद्ध, सिकंदर के वैसे तो बहुत सारे युद्ध हुए, उन्होंने पूरे विश्व में युद्ध किए, परंतु जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हाइडे स्पीच का युद्ध जो है वो 326 बीसी में सिंध के राजा पोरस के साथ या पुरु के साथ हुआ था। मृत्यु की बात की जाए तो 323 बीसी में इनकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। और साथ ही साथ में इनकी सेना जो थी वह दो भागों में विभाजित थी। एक सेना का क्षेत्र था जल वाला क्षेत्र, मतलब जल सेना, और दूसरी जो सेना थी उसका नाम वो थी थल सेना। तो जल सेना के जो प्रमुख थे उनका नाम था निरयाकस, और जो थल सेना के प्रमुख थे उनका नाम था सेल्यूकस। देखें, सिकंदर का जन्म 356 बीसी में कहाँ पर हुआ, तो हमने पढ़ लिया कि मकदूनिया या मैसेडोनिया में हुआ था। मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम फिलिप्स था। फिलिप्स सेकंड। गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु के द्वारा शिक्षा दी गई थी सिकंदर को। पत्नी का नाम था रेक्सोना। घोड़े का नाम बउकेफेला था या बुकाफेला। मूल नाम की बात की जाए तो अलेक्जेंडर। युद्ध 326 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था इसे कहा जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। और किस नदी के किनारे, तो झेलम या वितस्ता नदी के किनारे यह युद्ध संपन्न हुआ था। मृत्यु की बात की जाए तो 323 बीसी में इनकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। साथ ही साथ में इनकी सेना दो भागों में विभाजित थी, जल सेना और थल सेना। तो जल सेना का जो प्रमुख था उनका नाम था निराकस, और थल सेना के जो प्रमुख थे उनका नाम था सेल्यूकस। ठीक, फिर हम पढ़ते हैं चाणक्य के बारे में। देखिए, चाणक्य, हमने पढ़ा था कि चाणक्य जो थे इन्होंने सिकंदर के भारत आक्रमण की जानकारी घनानंद को दी थी और घनानंद के द्वारा इनका अपमान किया गया था। चाणक्य थे कौन, अगर हम समझने की कोशिश करें तो तक्षशिला महाविद्यालय में चाणक्य एक आचार्य थे, साथ ही साथ में ब्राह्मण थे। और हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बाद में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। देखिए, चाणक्य का उपनाम या पिता का नाम, पहले चाणक्य के पिता के नाम की बात करते हैं तो चाणक्य के पिता के नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कहीं कहीं इन्हें चड़क ऋषि की संतान माना जाता है और कहीं कहीं इनके पिता का नाम गुणी बताया जाता है कि इनके पिता का नाम गुणी था। बात करते हैं चाणक्य के उपनाम की, तो चाणक्य के कुछ उपनाम है जैसे कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। ये तीनों चाणक्य के उपनाम हैं। कार्य की बात की जाए तो ये शिक्षक थे और साथ ही साथ में बाद में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे राज्य शासन की जानकारी दी और साथ ही साथ में पूरा शिक्षण किया उनका, और शासन को बाद में संभाला भी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के अमात्य भी रहे, मतलब सेना प्रमुख या प्रधानमंत्री टाइप का पद समझ लीजिए, जिससे सब कुछ पूछ के ही राजा किया करता था।
अब बात करते हैं पुस्तक की। तो चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित नहीं है बल्कि राजनीति से संबंधित पुस्तक है। इस अर्थशास्त्र में कुल 15 अध्यायों का वर्णन किया गया। जैसे कि एक पुस्तक में कुछ लेसन होते हैं 1 2 3 4 करके, वैसे ही अर्थशास्त्र में कुल 15 अध्यायों का वर्णन है। हम देखते हैं अर्थशास्त्र में कुछ विषय दिए हुए हैं। कितने विषय हैं? तो हमने पढ़ा कि 15 विषय या 15 अध्याय हैं। मंडल सिद्धांत अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। मंडल सिद्धांत का मतलब है कि एक, आपने मूवीज वगैरह में बहुत ये डायलॉग सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस वही बात चाणक्य की इस पुस्तक में अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत में लिखी हुई है कि क्योंकि चाणक्य कूटनीति बहुत ज़्यादा जानते थे और बहुत ही अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिर हम देखते हैं सप्तांग सिद्धांत की बात की जाए तो अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। ये ऐसे 7 अंग थे जो कि राजा को शासन करने में मदद करते थे, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले राजा की ही बात होती है। मतलब सबसे प्रमुख की बात की जाए तो सप्तांग सिद्धांत में सबसे ज्यादा प्रमुख कौन है? तो सबसे ज्यादा प्रमुख जो था वो था राजा। ठीक, इसके बाद कौन आता है? तो राजा के बाद आता है अमात्य। मतलब सबसे ज्यादा प्रमुख कौन है? तो राजा है और राजा के बाद उसका ही अमात्य सप्तांग सिद्धांत में दूसरे नंबर में आता है। ये सिद्धांत जो है वो 7 अंगों पर बेस्ड है। इतना समझ में आ रहा है ना? नाम से ही क्लियर है, सप्तांग सिद्धांत अर्थात 7 अंगों पे बेस्ड सिद्धांत है। पहले में राजा और दूसरे में अमात्य। तीसरे अंग की जब बात की जाती है तो वो है जनपद, उसके बाद आता है दुर्गीकरण, फिर आती है योग्यता, उसके बाद आता है दंड और उसके बाद आती है सीमा। इसका मतलब है कि 7 ऐसे सिद्धांत जो कि राजा के पास अनिवार्य होने ही चाहिए। एक कुशल राजा के पास ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे वो शासन को अच्छे से संभाल सके, तो उसका वर्णन हमें इस किताब के सप्तांग सिद्धांत में वर्णित मिलता है। फिर हम देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। देखिए, हम यहाँ से सिकंदर का मिटा देते हैं, इस भाग को खाली कर देते हैं, जिससे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भी जानकारियां यहाँ पे कवर कर पाएंगे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि तक्षशिला में, देखिए हमने पढ़ा था कि भारत के नक्शे में ऊपर साइड पे जो कंबोज महाजनपद है उसके नीचे जो महाजनपद थी गांधार महाजनपद, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तो तक्षशिला में ये अपने गुरु के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, मतलब गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। किससे? चाणक्य से। तो इनकी जाति को लेकर बहुत अधिक मतभेद है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल के थे, किस वंश के थे। तो कहीं कहीं इन्हें निम्न कुल का बताया गया और कहीं कहीं पे इन्हें क्षत्रिय भी बताया गया। तो इस प्रकार से इनकी जाति का जो मतभेद है वो देखिए, इन्हें मुद्रा नक्षत्र में कुलहीन और वृषल कहा गया, मतलब एक ऐसा शासक जो कि कुलहीन था या निम्न कुल का था। फिर देखते हैं विष्णु पुराण में इन्हें शूद्र माना गया। विष्णु पुराण में इन्हें शूद्र माना गया। वहीं सामान्य मत है कि ये क्षत्रिय रहे होंगे, मतलब सभी लोग मानते हैं कि ये क्षत्रिय रहे होंगे। इस प्रकार से इनकी जाति को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद है चंद्रगुप्त मौर्य की। लेकिन इनकी जाति कुछ भी हो, पर ये बहुत ही ज्यादा कुशल शासक थे। इन्होंने घनानंद को पराजित करके एक संपूर्ण अखंड भारतीय समाज की नींव रखी, या भारतीय शासन की नींव रखी। मतलब इन्होंने संपूर्ण भारत को एक कर दिया, अखंड भारत का निर्माण किया। इन्होंने भारत को खंड खंड में नहीं रहने दिया, मतलब छोटी छोटी जो महाजनपद, छोटे छोटे राजाओं में जो भारत बिखरा हुआ था उस संपूर्ण भारत को इकट्ठे मिलाया और एक बड़ा महाजनपद बनाया, एक बड़ा साम्राज्य बनाया। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इन्होंने युद्ध कौन कौन से किए। तो देखिए, इनके द्वारा सबसे पहला युद्ध जो किया गया वो मगध पे किया गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि मगध पे जो उन्होंने पहला युद्ध किया था, जो हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि मगध पे जो इन्होंने पहला युद्ध किया उस युद्ध में ये हार गए। इसके बाद इन्होंने दोबारा घनानंद के साथ युद्ध किया, लेकिन तब तक उन्होंने बाकी जो आइट साइड वाले एरिया के जो शासक थे उन सभी के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध किया, तो इस युद्ध में ये विजयी हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कहानी क्या हुई। देखिए, हमने पहले ही पढ़ा था कि सिकंदर का जो थल सेनापति का था जिसका नाम था सेल्यूकस, क्योंकि उसने जो वो वाली कहानी थी व्यास नदी पार करने वाली कहानी, उस पर बिलीव नहीं किया, तो वो वापस भारत आता है। और भारत वो क्यों आता है? तो स्पेशली वो कलिंग से हाथी प्राप्त करने के लिए भारत आता है। देखिए, क्योंकि उस समय में यूनान में हाथी नहीं थे, तो हाथी प्राप्त करने के लिए सेल्यूकस भारत आता है। और भारत आने के बाद जब वो देखता है, उनको लगता है कि भारत में तो जो मगध महाजनपद है वहां पे घनानंद बैठा होगा, लेकिन उसको पता चलता है कि घनानंद जो है वो यहाँ से शासक हट चुका है और अभी वर्तमान
वर्तमान में यहाँ पर जो शासक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात उसे पता चलती है तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करता है, लेकिन क्योंकि सेल्यूकस पहले ही सिकंदर का राजा पोरस के साथ युद्ध देख चुका था, जिस युद्ध में बहुत बड़े बड़े हाथियों का प्रयोग राजा पोरस के द्वारा किया गया, इस कारण से जो सेल्यूकस है वो क्या करता है, वो यहाँ से आता है जब यूनान से, तो वो अपने साथ बड़े बड़े रथ और बड़े बड़े हाथी लेके आता है युद्ध में जीतने के लिए। लेकिन क्या होता है, देखिए सेल्यूकस बहुत बड़े बड़े हाथी और रथ लेके आता है चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध जीतने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पे तो घनानंद बैठा होगा, पर उसको क्या पता कि सत्ता पूरी पलट गई है, यहाँ पे शासक अब हो गया है चंद्रगुप्त मौर्य। अब जब वो बड़े बड़े हाथी और रथ लेके आता है युद्ध करने के लिए, तो क्योंकि चाणक्य की कूटनीति बहुत तेज चलती थी, उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता था, बहुत स्पीड में काम करता था, तो उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि जब ये इतने बड़े बड़े रथ लेके आए हैं तो हम एक काम करते हैं, हम खुले घोड़ों से युद्ध करते हैं। इसका मतलब उन्होंने घोड़ों को खोल दिया और सिंगल घोड़ों में बैठ के शासकों के द्वारा, मतलब घोड़े में बैठ के सैनिकों के द्वारा युद्ध किया गया। इसका मतलब यह है कि जहां बड़े बड़े रथ काम नहीं आ रहे हैं और पानी, क्योंकि नदियों के किनारे ये युद्ध होते थे ज्यादातर, तो घोड़ा जो है वो नदी आराम से पार कर लेता है, परंतु हाथी नदी पार नहीं कर सकता। एक बार हाथी गिर जाएगा तो उसको उठने में ही आधा पौन घंटा लग जाएगा, और उसके साथ साथ में जितने लोग नीचे दबेंगे वो अलग मरेंगे। तो सिंपल सी बात है कि नुकसान सेल्यूकस का ही हुआ, और इस युद्ध में वो हारने ही वाला था। तो उसने क्या किया, अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह, जिसे हेलेना भी कहा जाता है, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो हम इसके साथ ही देखते हैं कि यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह की बात आती है। तो उनका विवाह किसके साथ किया गया, तो सेल्यूकस ने अपनी ही बेटी हेलेना, जिसे कार्नेलिया भी कहा जाता है, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा पिता जो हिंद के शासक से लड़ाई लड़ने आया था, और लड़ाई लड़ने में जब वो हारने लगा तो उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। लेकिन क्या वो पूरी तरह संतुष्ट होगा? सिंपल सी बात है, वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक पिता को अपनी पुत्री की चिंता हमेशा ही रहती है, क्योंकि उन्होंने बचपन से उसको पाल के इतना बड़ा किया, और उसके बाद वो अचानक से किसी अपने दुश्मन के हाथों पे अपनी लड़की को नहीं छोड़ सकते ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया। मतलब आप सोचिए, एक भारतीय शासक जिसके दहेज में वर्तमान का अभी का पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान का क्षेत्र दहेज में आया। मतलब ये क्षेत्र कौन कौन से थे? देखिए, कांधार काबुल वाला जो क्षेत्र है, पेरिस पेनियाई वाला जो क्षेत्र है, वो चंद्रगुप्त मौर्य जी को दहेज में प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि इन्होंने और क्या किया। तो क्योंकि बेटी की चिंता तो हमेशा ही लगी रहती है एक पिता को, तो इन्होंने अपने जाने के बाद, मतलब सेल्यूकस ने सोचा कि जब मैं यूनान वापस चला जाऊंगा यहाँ से लौटकर भारत से, तो कहीं चंद्रगुप्त मौर्य मेरी पुत्री को परेशान न करे या मेरी बेटी को परेशान न करे। तो उन्होंने यूनान से अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और वो राजदूत था मेगास्थनीज। अब वो स्पेशली इसलिए भेजा गया था, मतलब अगर आप इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे तो वो इसीलिए भेजा गया था कि कहीं उनकी पुत्री को कोई दिक्कत हो तो वो उन्हें खत लिख के बता सके, उनको संपर्क करके बता सके कि आपकी पुत्री के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है या कोई परेशानी है। तो इस प्रकार की बातें समझ में आती हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि जब उन्हें पता चला कि उनके जो फादर इन लॉ है, मतलब जो उनके ससुर जी हैं, उनको चाहिए थे कलिंग से हाथी, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत दिलेर थे, तो उन्होंने सेल्यूकस को 500 हाथी तोहफे में दे दिए। 500 हाथी उन्होंने सेल्यूकस को तोहफे में दे दिए, परंतु उनसे लिया तो बहुत ज्यादा कुछ था। एक तो उनकी बेटी ले ली, उसके बाद पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र दहेज में ले लिया, उसके बाद एक अच्छा खासा राजदूत भी ले लिया जो कि मेगास्थनीज। और बाद में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका में हमें मौर्य साम्राज्य की बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। इंडिका से ही हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार का रहा होगा और यहाँ पर शासन कैसा था। ठीक, यहाँ तक की बातें क्लियर हो, मतलब ये कहानी के तौर पे आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ आते हैं हम ना। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति की बात की जाए तो उनकी जाति में मतभेद है। मुद्रा राक्षस में इन्हें कुलहीन कहा गया, विष्णु पुराण में इन्हें शूद्र कहा गया, साथ ही साथ में मान्य मत है कि ये क्षत्रिय कुल के रहे होंगे। फिर देखते हैं युद्ध की बात करते हैं, तो युद्ध उन्होंने कौन कौन से किए, तो हमने पढ़ा बहुत सारे इनके युद्ध हुए, जैसे कि घनानंद के साथ इन्होंने 2-3 बार युद्ध किया। इसके बाद जो इनका युद्ध था वो सेल्यूकस से हुआ था, और सेल्यूकस से युद्ध होने के बाद इन्होंने इनकी ही पुत्री कार्नेलिया से विवाह किया।
तो विवाह किसके साथ किया? तो जिनका विवाह था वो हुआ था कार्नेलिया, कार्नेलिया, या इसी को हेलेना भी कहा जाता था, हेलेना। ठीक, इसके बाद दहेज में इन्हें क्या प्राप्त हुआ? तो दहेज में इन्हें पाकिस्तान का, संपूर्ण पाकिस्तान का क्षेत्र, साथ ही साथ में अफगानिस्तान का क्षेत्र, अर्थात क्या हुआ इसका? अर्थात इसका हुआ कांधार, काबुल, पेरिस, पेरिस नहीं है ये, वो वाला पेरिस नहीं है, पेरिस, पेनियाई, जेड्रोशिया, आदि। मतलब ये उस वक्त के नाम है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था उस वक्त में यूनान में इसे क्या कहा जाता था, वो नाम है ये। तो ये वाला जो क्षेत्र था उनको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। साथ ही साथ में इन्हें क्या प्राप्त हुआ? तो इनके दरबार में एक जो मेगास्थनीज राजदूत, देखिए मेगास्थनीज जो था वो इनके दरबार में राजदूत बनकर आया और इनकी पुस्तक, इन्होंने क्या लिखी? इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक, देखिए जब हम अभिलेख की बात करते हैं तो अभिलेख में हमें 3 अभिलेखों के बारे में चर्चा मिलती है। जो पहला अभिलेख है वो कहलाता है शाहगौरा अभिलेख, दूसरा जो अभिलेख है वो कहलाता है जूनागढ़ अभिलेख, और तीसरा जो अभिलेख है वो कहलाता है महास्थान अभिलेख। ठीक, कौन कौन से अभिलेख हमने पढ़े? पहला जो है वो है शाहगौरा अभिलेख, दूसरा जो है वो है जूनागढ़, तीसरा जो है वो है हमारा महास्थान। देखिए इन अभिलेखों से पता क्या चलता है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र था, मतलब जो हमारा भारत में जो मगध का इतना सा क्षेत्र था, इस क्षेत्र को बढ़ाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा किया, इसकी जानकारी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होती है। देखिए क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाले क्षेत्र में था, तो इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार गुजरात तक भी था। इन्होंने मगध को पूरा का पूरा गुजरात तक, मतलब सोचिए आज का बिहार का क्षेत्र और गुजरात, मतलब पूरा भारत क्रॉस कर दिया इन्होंने अपने शासन के लिए। फिर महास्थान की बात करें तो महास्थान जो है वो बंगाल वाला क्षेत्र है, मतलब वर्तमान में जो बंगाल का क्षेत्र है उस बंगाल के क्षेत्र में भी इनका शासन था, मतलब ये क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत ही आता था। इसके बाद हम देखते हैं शाहगौरा का जो अभिलेख है, वहां से हमें ये प्राप्त होता है कि यूपी में जब बहुत बड़ा अकाल आया था उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो राशि या जिस भी प्रकार की सहायता की गई थी उस सहायता का उल्लेख जो है वो शाहगौरा अभिलेख से प्राप्त होता है। अब ये हो गई अभिलेख की बात। फिर देखते हैं अन्य नाम। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का एक अन्य नाम मिलता है जो है सैंड्रोकोड्स। इन्हें किसके द्वारा कहा गया? तो इन्हें जस्टिन के द्वारा। जस्टिन एक यूनानी लेखन, देखिए जैसे कि आप समझिए मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज अपनी किताब इंडिका में बहुत ज्यादा वर्णन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य का और यहाँ के भारत के प्रशासन का कि भारत किस प्रकार का है। तो जस्टिन ने मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत को 7 वर्णों में बांटा है। वैसे ही जस्टिन में जो है वो एक यूनानी लेखक है जिन्होंने यूनान में सैंड्रोकोड्स अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बातें लिखी कि चंद्रगुप्त मतलब सैंड्रोकोड्स जो है वो मगध साम्राज्य के राजा हैं। इनका राजदूत मेगास्थनीज है। इन्होंने हेलेना या कार्नेलिया के साथ विवाह किया जो कि एक बहुत ही कुशल और गुणी शासक है। और इसके बारे में जस्टिन ने सैंड्रोकोड्स के बारे में जो बातें कही थी वो बातें पूरी की पूरी चंद्रगुप्त मौर्य से मिलती जुलती थी। और इसकी जानकारी किसने दी? तो विलियम जोन्स के द्वारा ये बताया गया कि जस्टिन जो है वो सैंड्रोकोड चंद्रगुप्त मौर्य को ही बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि इनका अन्य नाम कौन सा है? तो सैंड्रोकोड्स। फिर बात करते हैं मृत्यु की। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मृत्यु कहाँ प्राप्त होती है? तो जब हम जैन धर्म पढ़ रहे थे तो जैन धर्म पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने संलेखना विधि से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में क्या किया? मृत्यु को प्राप्त हो गए। अर्थात संलेखना विधि से इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति की संलेखना विधि के द्वारा, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और इनके द्वारा कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में जो है वह मोक्ष की प्राप्ति की गई। अब देखिए ये जो हमारा मौर्य वंश है,
मौर्य वंश है तो बहुत बड़ा भाग है ना, लेकिन मौर्य वंश को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इन सारी बातों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। कल की क्लास हमने पूरी स्टोरी वाइज में पढ़ा दी। आज की हमने क्लास में चाणक्य, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय से संबंधित सारी बातें पढ़ी है ना। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की जब पत्नी की बात करते तो इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दुर्धरा, दूसरी का नाम था हेलेना या कार्नेलिया। देखिए, दुर्धरा से इनका एक पुत्र होता है जिसे कहा गया बिंदुसार, क्योंकि दुर्धरा को विष देने की कोशिश की गई थी, तो विष देने के कारण दुर्धरा की मृत्यु तुरंत हो जाती है, परंतु उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसकी मृत्यु नहीं होती, परंतु उसके शरीर में बहुत सारी डॉट्स बन जाती है, बिंदु बन जाती है, जिस कारण से उसका नाम बिंदुसार रखा गया। तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम पढ़ेंगे अगला शासक बिंदुसार। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेंगे इंडिका के बारे में, मेगास्थनीज के बारे में, और जो कुछ राजदूत कुछ भी फैक्ट बचे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से संबंधित हम उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, और कल से हम बिंदुसार के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।